subscribe and share. Hello students, today we will learn human brain. The simple equation of human brain. The brain is arguably the most important organ in the human body. It controls and coordinates actions and reactions, allows us to think and feel, and enables us to have memories and feelings, all the things that make us human. हमारा ब्रेन जो ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यह रिएक्शंस और एक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, हमें सोचने और महसूस करने की परमिशन देता है और मेमोरीज और इमोशंस को बनाने में भी सक्षम बनाता है। वो सभी चीज़ें जो हमें ह्यूमन बनाती हैं, मीन्स इंसान बनाती हैं। नाउ स्टार्ट डिटेल स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब शुरू करते हैं डिटेल स्टडी ह्यूमन ब्रेन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। The human brain controls nearly every aspect of the human body, ranging from psychological functions to cognitive abilities. It functions by receiving and sending signals via neurons to different parts of the body. The human brain, just like most other mammals, has the same basic structure, but it is better developed than any other mammalian brain. इंसान का जो मस्तिष्क है यानी ब्रेन है, वो शरीर के लगभग हर पहलू को फिजिकल एक्टिविटीज मीन्स शारीरिक कार्यों से लेकर कोग्निटिव एबिलिटीज मीन्स थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग and प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट्स में न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स प्राप्त करता है और भेजने के द्वारा कार्य करता है। ह्यूमन ब्रेन यानी जो इंसान का मस्तिष्क है, वो ज़्यादातर दूसरे ममल्स की तरह एक ही सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन यह किसी भी दूसरे ममल्स के ब्रेन की कंपैरिजन में की तुलना में ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप है, यानी बेहतर विकसित है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ऑन एवरेज an adult brain weighs between 1.0 kg and 1.5 kilogram. It is mainly composed of neurons, the fundamental unit of the brain and nervous system. Recent estimates have suggested that the brain contains anywhere between 86 billion to 100 billion neurons. औसतन एक अडल्ट ब्रेन का वेट 1.0 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम के बीच होता है। यह मेनली मुख्य रूप से न्यूरॉन से बना है। ब्रेन और
नर्वस सिस्टम की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट। रीसेंट एस्टिमेट्स ने सजेशन दिया, मीन्स हाल ही में जो अनुमान लगाए गए उनसे उन्होंने सजेशन दिया कि ब्रेन में 86 बिलियन से 100 बिलियन न्यूरॉन्स के बीच कहीं भी है। ये रीसेंट एस्टिमेट है। द ब्रेन along with the spinal cord constitutes the central nervous system. It is responsible for thoughts, interpretation and origin of control for body movements. स्पाइनल कॉर्ड होती है बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है। यह शरीर की मूवमेंट्स यानी गतिविधियां के लिए, थॉट्स यानी विचारों के लिए, इंटरप्रिटेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल यानी नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। Where is the brain located? The brain is enclosed within the skull, which provides frontal, lateral and dorsal protection. The skull consists of 22 bones, 14 of which form the facial bones and the remaining 8 forms the cranial bones. Automatically, the brain is contained within the cranium and is surrounded by the cerebrospinal fluid. ब्रेन स्कल के अंदर होता है, यानी जो हमारा मस्तिष्क है, स्कल मीन्स खोपड़ी, उसके अंदर होता है। जो फ्रंटल मीन्स आगे का हिस्सा, जिसको हम ललाट भी बोलते हैं, आगे का हिस्सा, पार्श्व और पृष्ठीय सुरक्षा प्रदान करता है, मीन्स फ्रंटल, लेटरल एंड डोर्सल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। स्कल मीन्स खोपड़ी, उसके अंदर 22 हड्डियां होती हैं, 22 बोन्स होती हैं, जिनमें से 14 जो हैं वो फेस की हड्डियां बनती हैं, 14 हड्डियां चेहरे की बनती हैं और 8 हड्डियां जो हैं वो हमारे कपाल की यानी सिर की हड्डियां बनती हैं। तो शारीरिक रूप से जो ब्रेन है वो हमारे सिर के अंदर होता है और जो सेरिब्रोस्पिनल नाम का जो फ्लूइड होता है उससे घिरा हुआ होता है, मतलब वो उसके चारों तरफ होता है। द सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, जिसे हम CSF कहते हैं, is a fluid that circulates within the skull and spinal cord, filling up hollow spaces on the surface of the brain. Every day, the specialized ependymal cells produce around 500 ml of cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid means CSF एक तरल पदार्थ है, एक फ्लूइड है जो मस्तिष्क की सतह यानी एपिडर्मल के सरफेस पर यानी सतह पर, हॉलो स्पेसेस मीन्स खाली स्थान, खोखले स्थान जहाँ कुछ नहीं होता, को भरने के साथ जो स्कल और स्पाइनल कॉर्ड है यानी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, उसके अंदर घूमता है। हर रोज स्पेशल एपिडर्मल सेल्स सेरेब्रोस्पाइनल नाम का जो फ्लूइड होता है उसके लगभग
500 ml यानी 500 ml का प्रोड्यूस करते हैं यानी उत्पादन करते हैं। The primary function of the CSF is to act as a buffer for the brain, cushioning mechanical shocks and dampening minor jolts. It also provides basic immunological protection to the brain. CSF का जो प्राइमरी फंक्शन है यानी जो प्राथमिक कार्य है, सबसे पहला कार्य ब्रेन के लिए यानी मस्तिष्क के लिए एक बफर के रूप में काम करना है। मैकेनिकल और डैम्पनिंग माइनर शॉक्स यानी एक मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक झटके, मैकेनिकल, और डैम्पनिंग माइनर शॉक्स मीन्स मामूली झटके, जो छोटे मोटे झटके होते हैं, उसको कम करना है। यह ब्रेन को यानी मस्तिष्क को बेसिक इम्यूनोलॉजिकल मीन्स बुनियादी प्रतिरक्षा, बेसिक, वो सुरक्षा भी प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। फर्दरमोर CSF provides buoyancy for the brain, that is, the brain is suspended in a layer of CSF, wherein the weight of the brain is nearly negated. If the brain is not suspended in CSF, it would be impeded by its weight, consequently cutting off the blood supply in the lower half of the brain. It would lead to the death of neurons in the affected area. इसके अलावा CSF ब्रेन यानी मस्तिष्क के लिए एक उछाल पैदा करता है, यानी ब्रेन को CSF की एक परत में सस्पेंडेड मीन्स निलंबित कर दिया जाता है, जिसमें ब्रेन का जो वेट होता है वो लगभग नेगेटेड होता है, मीन्स नकारात्मक होता है, न के बराबर होता है। यदि ब्रेन को CSF में सस्पेंड नहीं किया जाता है, निलंबित नहीं किया जाता, तो यह उसके वजन से यानी वेट से अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या होता है, ब्रेन का जो निचला आधा हिस्सा होता है उसमें ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, यानी ब्लड आना बंद हो जाता है। इससे जो अफेक्टेड एरिया है उसमें न्यूरॉन्स की मृत्यु हो जाएगी, यानी वो खत्म हो जाएंगे। Now parts of human brain. Forebrain is the largest part of the brain. It is the anterior part of the brain. The forebrain parts include cerebrum, hypothalamus and thalamus. ये 3 पार्ट्स होते हैं जो फोरब्रेन के पार्ट्स हैं, और फोरब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। फंक्शंस ऑफ फोरब्रेन: कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस, हंगर एंड स्लीप। यानी ये हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो शरीर का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, हमारी इमोशंस जो हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी हंगर और हमारी स्लीप यानी भूख और नींद, दोनों को नियंत्रित करता है। द लार्जेस्ट अमंग द forebrain parts in the cerebrum, ये इसका फैक्ट है। It is also the largest part of all vertebrate
brains. Largest among the forebrain parts, यानी जो मस्तिष्क के, हमारे ब्रेन के सबसे आगे वाले भागों में सबसे बड़ा जो है वो सेरेब्रम है। सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम है। यह सभी वर्टिब्रेट ब्रेन्स का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। The midbrain consists of tectum and tegmentum, यानी midbrain मस्तिष्क का सबसे छोटा और मध्य भाग होता है। midbrain के 2 पार्ट्स होते हैं, tectum and tegmentum। उसके बाद आता है थर्ड, hindbrain, the lower part of the brain। The hindbrain is composed of cerebellum, medulla and pons। तो ये तीनों हिस्से होते हैं, तीनों पार्ट होते हैं hindbrain के, cerebellum, medulla and pons। Hindbrain functions. The 3 regions of the hindbrain coordinates all processes necessary for survival. These induce breathing, heartbeat, sleep, wakefulness and motor learning. hindbrain के तीनों रीजन्स के कोऑर्डिनेशन के लिए सभी ज़रूरी प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये श्वास, हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन, नींद यानी स्लीप, वेकफुलनेस एंड मोटर लर्निंग यानी जागने और लर्न करने की जो प्रोसेस होता है उसको भी प्रेरित करते हैं। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस डायग्राम में मेन पार्ट्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेरेब्रम। द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड अदर सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। It is composed of 2 cerebral hemispheres that are joined together by heavy, dense bands of fiber called the corpus callosum. The cerebrum is further divided into 4 sections or lobes. Cerebrum brain का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स और दूसरे सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर शामिल होते हैं। यह 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बना हुआ है जो फाइबर के हेवी और डेंस बैंड्स मतलब भारी और घने, डेंस मतलब घने बैंड से मिलकर होते हैं जिन्हें कार्पस कैलम कहा जाता है। सेरेब्रम को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, फ्रंटल लोब। इट इज एसोसिएटेड विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मूवमेंट्स। Next is parietal lobe. Help in movements, the perception of stimuli and orientation. Next is occipital lobe. It is related to visual processing.
Next is temporal lobe. This region is related to perception and recognition of memory, auditory stimuli and speech. The brain consists of two types of tissues, grey matter and white matter. Grey matter mainly consists of various types of cells which make up the bulk of the brain, and white matter is primarily composed of axons which connect various grey matter areas of the brain with each other. ब्रेन में दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं. टिश्यूज मीन्स ऊतक होते हैं. ग्रे पदार्थ और श्वेत पदार्थ, मतलब ग्रे कलर के और व्हाइट कलर. श्वेत यानी व्हाइट कलर. ग्रे मैटर में मुख्य रूप से वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स मीन्स विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जो बल्क ऑफ ब्रेन बनाती हैं. व्हाइट मैटर मेनली एक्सन से कंपोज होता है यानी बनता है, जो ब्रेन के अलग अलग ग्रे मैटर एरियाज को एक दूसरे से जोड़ता है. द एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम is called the cortex or the cerebral mantle. The cortex is extremely convoluted, due to which it has a large surface area. The cerebrum also includes sensory areas to receive the messages. Association areas. These areas integrate the incoming sensory information. It also forms a connection between sensory and motor areas. And third one is motor areas. This area is responsible for the action of the voluntary muscles. सेरेब्रम के बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स या सेरिब्रल मेंटल कहा जाता है. कॉर्टेक्स एक्सट्रीमली कॉन्वोलेटेड है, मींस जटिल है, मुश्किल है, जिसके कारण इसका एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है. सेरेब्रम में सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया तीनों शामिल होते हैं. सेंसरी एरिया होता है मैसेज लेने के लिए, और जो एसोसिएशन एरिया होता है वो है ये एरिया जो आने वाली सेंसरी मीन्स संवेदी जानकारी, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको इंटीग्रेट करता है. यह सेंसरी और मोटर एरिया के बीच कनेक्शन बनाता है. जो एसोसिएशन एरिया होता है वो सेंसरी और मोटर एरिया के बीच कनेक्शन बनाता है. और थर्ड है मोटर एरिया. यह जो पार्ट होता है, ये जो एरिया होता है वो वॉलेंट्री मसल्स के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सेरिब्रम एक्शन. द सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, इंटेलिजेंस, consciousness and memory. It is also responsible for interpreting touch, hearing and vision. सेरिब्रम सोच, जो बुद्धिमता है, जो बुद्धिमानी है, वो चेतना और स्मृति के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यह स्पर्श जिसको हम छूकर फील करते हैं,
श्रवण जिसको हम सुनते हैं, हियरिंग, और दृष्टि जिससे हम देखते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है थैलेमस। द थैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर located right above the brain stem, responsible for relaying sensory information from the sense organs. It is also responsible for transmitting motor information for movement and coordination. Thalamus is found in the limbic system within the cerebrum. This limbic system is mainly responsible for the formation of new memories and storing past experiences. थैलेमस एक छोटा स्ट्रक्चर मीन्स छोटी संरचना होती है, स्मॉल स्ट्रक्चर, जो ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर होती है, जो सेंसरी पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह आंदोलन और कोऑर्डिनेशन, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मोटर और ट्रांसमिटिंग मोटर इंफॉर्मेशन फॉर मूवमेंट, यानी मोटर इंफॉर्मेशन को आगे प्रसारित करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थैलेमस सेरेब्रम के अंदर लिम्बिक सिस्टम में पाया जाता है। थैलेमस सेरेब्रम के अंदर होता है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर। यह लिम्बिक सिस्टम मेनली न्यू मेमोरीज और पास्ट के एक्सपीरियंस को, यानी नई यादें और पिछला जो एक्सपीरियंस होता है उसको स्टोर करने के लिए भी जिम्मेदार है, यानी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल एंड essential part of the brain, located precisely below the thalamus. It is considered the primary region of the brain as it is involved in the following functions. First, receives impulses, regulates body temperature, controls the mood and emotions, controls the sense of taste and smell, synthesizes the body's essential hormones, coordinates the message from the autonomous nervous system, controls appetite, peristalsis, the rate of heartbeat and blood pressure, forms an axis with the pituitary gland, which is the main link between the nervous and the endocrine system. हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक छोटा और ज़रूरी पार्ट है जो थैलेमस के ठीक नीचे होता है। इसे ब्रेन का प्राइमरी रीजन माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य करता है। फर्स्ट, रिसीव्स इम्पल्सेस मीन्स आवेगों को प्राप्त करता है, जो इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करता है। नेक्स्ट, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, मीन्स नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल्स द मूड एंड इमोशंस, मीन्स मूड और जो इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है स्वाद और गंध की भावना, यानी टेस्ट एंड स्मेल, उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सिंथेसाइज, हमारे जो बॉडी के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं उनको भी सिंथेसाइज करता है, मींस संश्लेषण करता है।
नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स द मैसेजेस फ्रॉम द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी मैसेजेस को खुद ही जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट भूख, यानी हमारा जो एपेटाइट है, कंट्रोल्स एपेटाइट, हमारी भूख। हार्ट बीट मीन्स दिल की धड़कन, उसकी रेट और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एक एक्सेस बनाता है जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच मेन लिंक है। नेक्स्ट इज टेक्टम। द टेक्टम इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ब्रेन, specifically the dorsal part of the midbrain. It serves as a relay center for the sensory information from the ears to the cerebrum. It also controls the reflex movements of the head, eye and neck muscles. It provides a passage for the different neurons moving in and out of the cerebrum. टेक्टम ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। स्पेसिफिकली, विशेष रूप से मिड ब्रेन का डॉर्सल पार्ट मीन्स पृष्ठीय भाग। यह कान से लेकर सेरेब्रम तक सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए एक रिले सेंटर के रूप में कार्य करता है। यह सिर, आंख और गर्दन यानी नेक की मसल्स के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। यह सेरेब्रम में और बाहर जाने वाले डिफरेंट न्यूरॉन्स के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, मीन्स एक रास्ता प्रदान करता है। नेक्स्ट है टेगमेंटम। टेगमेंटम इज अ रीजन विद इन द ब्रेन स्टेम। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर with various components which is mainly involved in body movements, sleep, arousal, attention and different necessary reflexes. It forms the platform for the midbrain and connects with the thalamus, cerebral cortex and the spinal cord. टेगमेंटम ब्रेन स्टेम के अंदर का पार्ट है। यह वेरियस कंपोनेंट्स मीन्स विभिन्न कंपोनेंट्स जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन्स एक जटिल संरचना जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो मेनली मुख्य रूप से शरीर के मूवमेंट्स यानी नींद, एक्साइटमेंट, ध्यान और विभिन्न यानी अलग अलग जो ज़रूरी रिफ्लेक्सेस हैं उसमें शामिल है। यह मिड ब्रेन के लिए प्लेटफॉर्म बनाता है और थैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। इसके बाद आता है सेरिब्लम जो हिंड ब्रेन का पार्ट है। द सेरिब्लम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन located in the posterior portion of the medulla and pons. The cerebellum and cerebrum are separated by cerebellar, tentorium and transverse fissures. Cortex is the outer surface of the cerebellum and its parallel ridges
are called the folia. Apart from this, the cerebellum has the cerebellar peduncles, cerebellar nuclei, anterior, the posterior lobes. The cerebellum consists of two hemispheres, the outer grey cortex and the inner white medulla. It is mainly responsible for coordinating and maintaining the body balance during walking, running, riding, swimming and precise control of the voluntary movements. सेरिब्लम मस्तिष्क का यानी ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, जो मेडुला और पॉन्स के पिछले हिस्से में स्थित होता है, यानी वहां पर होता है पिछले हिस्से में। सेरिबेलम और सेरिबेलम को सेरेब्लर, टेंटोरियम और ट्रांसफर फिशर्स के द्वारा अलग किया जाता है। कॉर्टेक्स सेरिबेलम की बाहरी सतह है और इसकी पैरेलल रिजेस को फोलिया कहते हैं। इसके अलावा सेरिबेलम में सेलुलर पेंडुलम्स, पेंडेनल्स, सेरिबेलर न्यूक्लाई, एंटीरियर और पोस्टीरियर लॉब्स होते हैं। सेरिबेलम में दो हेमिस्फीयर होते हैं, आउटर ग्रे कॉर्टेक्स और इनर वाइट मेडुला। ये मेनली चलना, दौड़ना, तैरना और हमारे खुद के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने के दौरान हमारा जो बॉडी है उसका बैलेंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। सेरिबेलम के मुख्य कार्य क्या है, मेन वर्क्स? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज इट सेंसेस इक्विलिब्रियम, ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन, coordinates eye movement. It enables precision control of the voluntary body movements, predicts the future position of the body during a particular movement. Next is both anterior or posterior lobes are concerned with the skeletal movements. The cerebellum is also essential for making fine adjustments to motor actions. यानी जो हमारी मोटर एक्शंस हैं उनके लिए ठीक से एडजस्टमेंट करने के लिए भी सेरिबेलम इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। And the next is coordinates and maintains body balance and posture during walking, running, riding and swimming. Means चलना, दौड़ना, घुड़सवारी, तैराकी जो हमारी स्विमिंग है उसके दौरान भी हमारी बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को कोऑर्डिनेट करता है, बनाए रखता है। नेक्स्ट इज medulla oblongata. The medulla oblongata is a small structure present in the lowest region of the brain. It mainly controls the body's autonomic functions such as heartbeat, breathing and digestion. It plays a primary role in connecting the spinal cord, pons and the cerebral cortex. Also, it helps us in maintaining our posture and controlling our reflexes. Medulla oblongata
ब्रेन के सबसे निचले हिस्से में मौजूद एक स्मॉल स्ट्रक्चर है। यह मेनली हमारी बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शंस जैसे हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन, ब्रीदिंग यानी सांस लेना, श्वास, और पाचन को नियंत्रित करता है यानी हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। यह स्पाइनल कॉर्ड मीन्स रीढ़ की हड्डी, पोन्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जोड़ने में एक प्राथमिक भूमिका निभाता है यानी प्राइमरी रोल निभाता है। इसके अलावा ये हमें अपने पोस्चर को बनाए रखने के लिए, सही ढंग से बनाए रखने के लिए, हमारी रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। What is pons? The pons is the primary structure of the brain stem present between the midbrain and medulla oblongata. It serves as a relay signals between the lower cerebellum, spinal cord, the midbrain, cerebrum and other higher parts of the brain. The main functions of the pons are controlling sleep cycles, regulating the magnitude and frequency of the respiration, transfers information between the cerebellum and motor cortex. Pons is also involved in sensation such as the sense of taste, hearing, and balance. Pons मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच मौजूद होता है। ब्रेन स्टेम का प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर मौजूद होता है। यह निचले सेरेब्रम यानी स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन, सेरेब्रम और ब्रेन के दूसरे जो उच्च भाग होते हैं, जो ऊपर के हिस्से होते हैं, एक रिले सिग्नल के रूप में उनके बीच में काम करता है। पोन्स के जो मेन वर्क्स हैं वो है एक कंट्रोलिंग स्लीप साइकिल्स, जो हमारी नींद के चक्रों को यानी हमारी जो साइकिल्स हैं, स्लीप साइकिल्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। सेकेंड, रेगुलेटिंग द मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्पिरेशन, हमारे सांस लेने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी रेगुलेट करता है। ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन बिटवीन दी सेरिब्लम एंड मोटर कॉर्टेक्स, यानी सेरिब्लम और मोटर कॉर्टेक्स के बीच जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करता है। पोन्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेंसेशन, मीन्स हमारी जो स्वाद है, सुनने की शक्ति है और जो हमारा बैलेंस है उसको भी वो भी इन्वॉल्व होती है। नाउ द टाइम ऑफ few questions about brain. Question number first is, explain how the nervous system is classified. Answer is, the nervous system in humans can be broadly classified into two types, namely the peripheral nervous system and central nervous system. Next question is, describe the central nervous system. Answer is, the central nervous system primarily consists of the brain and the spinal cord. The system coordinates and controls various aspects of life, ranging from physical attributes, means heartbeat, breathing, to mental capabilities, means memory and intelligence. Next question is, explain the peripheral nervous system. Answer is, the nerves and ganglia that are present outside the brain and
spinal cord contribute to the peripheral nervous system. The primary role of the PNS, means peripheral nervous system, is to connect the central nervous system to the rest of the body, such as the limbs and skin. Next question is, how is the brain protected in the body? The answer is, the brain is enclosed within the skull, where it is suspended in a layer of fluid called the cerebrospinal fluid. It protects the brain from minor mechanical shocks and jolts. Furthermore, it also serves minor immunological roles and provides the necessary nutrients required by the brain. Next question is, briefly explain the parts of the brain. The answer is, first forebrain, second is midbrain, and third is hindbrain. First, forebrain. The parts of forebrain are cerebrum, hypothalamus, and third is thalamus. Number 2 is midbrain. The parts of midbrain are, first is tectum, second is tegmentum, and number 3 is hindbrain. The parts of hindbrain are, first is cerebellum, second is medulla, and third is pons. Today we have learned about human brain in detail. In this video, we have covered parts of human brain, functions of human brain, and importance of human brain. How human brain protect our body. I hope you understand the functions of brain and other information about brain. We have also discussed questions related to brain. In our next video, we will learn about another topic of biology. आज हमने सीखा ह्यूमन ब्रेन की डिटेल्ड स्टडी। इस वीडियो में हमने कवर किए पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे सेव करता है, इसे भी हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ब्रेन की डिटेल स्टडी, फंक्शंस और अदर इन्फॉर्मेशन सब कुछ अच्छे से समझ आई होगी। हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी इस वीडियो में डिस्कस किए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर बायोलॉजी के।